ओम शांति। तो आज हमारे पास एक बहुत ही कह सकते हैं एक अनोखा मामला है। हाँ, ये कोई आम सोसाइटी की लड़ाई तो बिल्कुल नहीं लगती। नहीं, ये मामला एक ऐसे समुदाय का है जो ब्रह्म कुमारी परिवार के आध्यात्मिक सिद्धांतों पर बना है, जीजेआरसी आवासीय कॉम्प्लेक्स। और शायद इसीलिए यहाँ भावनाएं बहुत गहरी जुड़ी हैं। बिल्कुल। हमारे हाथ निवासियों की तरफ से जीजेआरसी के डायरेक्टर डॉक्टर मुकेश भाई पटेल को लिखी गई एक चिट्ठी लगी है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक शिकायत नहीं बल्कि एक अनुस्मारक है। मतलब मामला पहले से चल रहा है। हाँ, ये इशारा है कि मामला काफी समय से सुलग रहा है। तो आज हम इसी चिट्ठी को परत दर परत खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक आध्यात्मिक समुदाय के भीतर भरोसे और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं तो असल में होता क्या है। और इस स्थिति ना सिर्फ जीजेआरसी के लिए नहीं बल्कि किसी भी ऐसे संगठन के लिए एक केस स्टडी जैसी है जिसकी नींव नैतिक या आध्यात्मिक मूल्यों पर रखी गई हो। अच्छा। हाँ, अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे संगठन वो प्रैक्टिकल गवर्नेंस मतलब जो व्यवहारिक प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बस अच्छे इरादे ही काफी हैं। लेकिन जब बात पैसे और सत्ता की आती है तो बिना पारदर्शी सिस्टम के भरोसा टूटना वो लगभग तय होता है। और जीजीआरसी का ये मामला इसी क्लासिक पेज में फंसता दिख रहा है। तो कहानी शुरू होती है एक फोन कॉल से। 29 सितंबर 2025 एक निवासी और डायरेक्टर साहब के बीच फोन पर बात हुई और यहीं से मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। क्या हुआ उस बातचीत में? उस बातचीत में डायरेक्टर ने खुद माना कि चिट्ठी में लिखी 99% बातें सही हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। उन्होंने ये भी माना कि मेंटेनेंस सर्कुलर तैयार करने में कुछ कमेटी सदस्यों से गलती हुई है और सबसे बड़ा वादा किया कि 1 हफ्ते के अंदर सभी सवालों का ध्यान से जवाब देंगे। और यहीं पर भरोसी थी पहली कील ठोकी गई। मतलब एक मौखिक आश्वासन जिसमें गलती भी मान ली और समाधान का वादा भी कर दिया। सुनने में तो सब बहुत अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। लेकिन कहानी यहीं से पलट जाती है। उस बातचीत के 30 दिन बीत जाने के बाद भी निवासियों को कोई लिखित जवाब नहीं मिला। 1 महीना? 1 महीने की पूरी चुप्पी। चिट्ठी में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि ये जो शब्दों और कार्यों के बीच का फासला है ये बाबा की मुरली के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है। और मुरली जो नहीं जानते उनके लिए बता दें कि ये ब्रह्म कुमारी संगठन में दिए जाने वाले दैनिक आध्यात्मिक उपदेश हैं जो उनके आचरण का आधार माने जाते हैं। सही। ये समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक डेडलाइन मिस होने की बात नहीं है। जब आप एक आध्यात्मिक समुदाय में होते हैं तो आपके शब्दों का वजन वो बहुत बढ़ जाता है। एक वादा सिर्फ वादा नहीं होता, वो आपकी सत्यनिष्ठा का प्रतीक होता है। बिल्कुल। यहाँ 30 दिन की चुप्पी को निवासी सिर्फ एक प्रशासनिक देरी के तौर पर नहीं देख रहे हैं, वो इसे अपनी चिंताओं को नजरअंदाज किए जाने के तौर पर देख रहे हैं। और ये चुप्पी उनके मन में गहरा संदेह पैदा कर रही है कि क्या प्रबंधन कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, या शायद वो इन मुद्दों को उतनी गंभीरता से ले ही नहीं है। और शायद इसी भरोसे की कमी की वजह से निवासियों ने पैसों के मामले को इतनी गहराई से देखना शुरू किया। हाँ, पैसों का मामला। और उनके हाथ जो आंकड़े लगे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। चलिए अब उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। सबसे बड़ा मुद्दा है मेंटेनेंस कॉर्पस का। अच्छा, कॉर्पस फंड। ये तो किसी भी सोसाइटी की आर्थिक सुरक्षा का कवच होता है, एक तरह का इमरजेंसी फंड। हाँ, जिसे भविष्य की जरूरतों के लिए संभाल के रखा जाता है। और नियम तो यही कहता है कि आप रोजमर्रा के खर्चों के लिए सिर्फ इसके ब्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, मूलधन का नहीं। और यहीं पे जीजीआरसी में बड़ी गड़बड़ी नजर आती है। चिट्ठी के मुताबिक पिछले 3 सालों का जो सालाना मेंटेनेंस का खर्चा है वो करीब 68 लाख रुपए है। 68 लाख रुपए? हाँ, जबकि कॉर्पस से मिलने वाला सालाना ब्याज सिर्फ 19 से 25 लाख रुपए के बीच है। तो मतलब सीधा सीधा हर साल लगभग 45 लाख का घाटा। एग्जैक्टली। तो सवाल यह है कि ये बाकी का पैसा कहां से आ रहा है। चिट्ठी सीधे तौर पर आरोप लगाती है कि ये पैसा कॉर्पस के मूलधन से निकाला जा रहा है, जो कि समझौते का खुला उल्लंघन है। बिल्कुल। और निवासियों का सवाल बहुत सीधा है, क्या इसके लिए कभी सदस्यों से मंजूरी ली गई? ये एक बहुत बड़ा एक वित्तीय रेड फ्लैग है। कॉर्पस के मूलधन को खर्च करना वैसा ही है जैसे आप भविष्य के लिए लगाए गए पेड़ को आज की जरूरतों के लिए काट रहे हो। वाह, क्या बात कही है। ये दिखाता है कि संस्था अपने रोजमर्रा के खर्चों को अपनी आमदनी से पूरा नहीं कर पा रही है। ये एक अस्थिर वित्तीय मॉडल का संकेत है, मतलब एक क्लासिक वित्तीय कुप्रबंधन का मामला। और मामला सिर्फ यही नहीं रुकता। एक और बड़ा खर्च है सोलर पैनल पर।
उस पर किया गया है 75 लाख रुपए का खर्च। ये एक पूंजीगत व्यय है, कोई रोज का मेंटेनेंस तो है नहीं, और इसके लिए भी सदस्यों से कोई सहमति नहीं ली गई। अच्छा। लेकिन यहां पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या यह संभव नहीं कि प्रबंधन ने यह फैसला अच्छी नीयत से लिया हो? मतलब शायद वे बिजली का बिल कम करके लंबे समय में निवासियों का ही पैसा बचाना चाहते थे। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये नियत और प्रक्रिया के बीच के फर्क को उजागर करता है। हो सकता है नियत बहुत अच्छी हो, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक समुदाय में प्रक्रिया का पालन करना वो सर्वोपरि होता है। सही बात है। 75 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। ऐसा कोई भी खर्च जो निवासियों के पैसे से हो रहा हो, उस पर उनकी सहमति लेना जरूरी है। जब प्रबंधन बिना पूछे ऐसे बड़े फैसले लेने लगता है, तो वो सदस्यों को मालिक की जगह सिर्फ एक ग्राहक समझने की भूल कर रहा होता है। और यहीं से अलगाव की भावना शुरू होती है। ये मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, जैसे कि जीजीआरसी ने अलग अलग समय पर मेंटेनेंस की लागत कभी 68 लाख बताई है तो कभी 84 लाख। आंकड़ों में इतनी विसंगति। हाँ, निवासी इन सभी आंकड़ों का सबूतों के साथ मिलान चाहते हैं। इसके अलावा बीके सेंटर इंचार्ज द्वारा खाने के बिल का कलेक्शन, प्रॉपर्टी बेचने से हुए मुनाफे का हिसाब और दान में मिले पैसे का पूरा विवरण भी मांगा गया है। लेकिन इन सब में एक आरोप सबसे ज्यादा गंभीर और चौंकाने वाला है। आप वो जबरन वसूले गए दान की बात कर रही हैं? जी हाँ, चिट्ठी में प्रॉपर्टी ट्रांसफर के समय जबरन वसूले गए दान का जिक्र है, जिसके लिए एक्सटॉर्शन जैसा कठोर शब्द इस्तेमाल किया गया है। एक्सटॉर्शन, ये तो बहुत ही गंभीर शब्द है ना? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप है। निवासी पूछ रहे हैं कि ये पैसा किस अधिकार के तहत वसूला गया और इसका उद्देश्य क्या था। एक आध्यात्मिक संगठन के संदर्भ में एक्सटॉर्शन या जबरन वसूली जैसे शब्द का इस्तेमाल होना ही अपने आप में एक नैतिक संकट की घंटी है। सही। ये सिर्फ एक वित्तीय अनियमितता का आरोप नहीं है, ये तो सीधे सीधे संगठन के मूल आध्यात्मिक सिद्धांतों पर एक हमला है, जो कि प्रेम, निस्वार्थ सेवा और पवित्रता पर आधारित है। ये आरोप एक गहरे सत्ता के असंतुलन की ओर इशारा करता है, जहां एक पक्ष अपनी स्थिति का फायदा उठाकर दूसरे पक्ष को दान देने के लिए मजबूर कर रहा है। ये भरोसे को जड़ से खत्म कर देने वाला आरोप है। बिल्कुल। और ये वित्तीय मुद्दे अपने आप में नहीं हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये एक बड़े गवर्नेंस, मतलब शासन के संकट का हिस्सा है। इन वित्तीय मुद्दों को देखकर ऐसा लगता है कि समस्या सिर्फ हिसाब किताब की नहीं, बल्कि संवाद और प्रबंधन के तरीकों की भी है। ये दोनों चीजें हमेशा साथ साथ चलती हैं। वित्तीय पारदर्शिता की कमी अक्सर संवाद की कमी और जवाबदेही की कमी से ही पैदा होती है। ये एक ही बीमारी के अलग अलग लक्षण है बस। और इसका एक बहुत छोटा लेकिन सटीक उदाहरण चिट्ठी में दिया गया है। आज के जमाने में जीजीआरसी के सदस्यों और प्रबंधन के बीच संवाद का कोई साझा मंच, जैसे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप तक नहीं है। क्या एक व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं? नहीं, सारे संवाद एक तरफा सर्कुलर के जरिए होते हैं। सदस्यों के पास अपनी बात रखने या सवाल पूछने का कोई खुला मंच ही नहीं है। ये तो जानबूझकर संवाद को नियंत्रित करने जैसा लगता है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। इसका ना होना यही दिखाता है कि प्रबंधन शायद खुले और अनफिल्टर्ड फीडबैक से बचना चाहता है। मतलब वो सूचना देना चाहते हैं पर संवाद नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली। ये एक टॉप डाउन अप्रोच है जो किसी भी स्वस्थ समुदाय के लिए हानिकारक है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा सवाल चिट्ठी में उठाया गया है कि क्या वर्तमान कमेटी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई है या फिर उसे मनोनीत किया गया है? ये तो बहुत ही बुनियादी सवाल है। हाँ, निवासी साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि कमेटी के सदस्य जीजीआरसी के प्रॉपर्टी मालिकों द्वारा चुने जाने चाहिए, ताकि वे सदस्यों के प्रति जवाबदेह हों, न कि प्रबंधन के प्रति। और ये लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। एक चुनी हुई कमेटी निवासियों की आवाज होती है और एक मनोनीत कमेटी वो प्रबंधन की आवाज होती है। सही कहा। जब लोग महसूस करते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग उनके द्वारा नहीं चुने गए हैं, तो वे फैसलों को अपना कैसे मानेंगे? वे खुद को सिस्टम से कटा हुआ महसूस करते हैं और ये भावना किसी भी समुदाय को अंदर से खोखला कर देती है। शायद इसी गहरी निराशा और अलगाव की भावना की वजह से चिट्ठी में एक बहुत ही मार्मिक और दुखद पंक्ति लिखी गई है। वो कहते हैं, यहाँ का माहौल हमारी लौकिक सोसाइटियों से भी बदतर है। उफ! ये लाइन सुनकर थोड़ा रुकने का मन करता है। सोचिए कितनी उम्मीदों और एक बेहतर आध्यात्मिक माहौल की कल्पना के साथ लोगों ने यहाँ घर लिया होगा। ये पंक्ति, ये इस पूरे विवाद का भावनात्मक केंद्र है।
ये सिर्फ पैसों या नियमों की लड़ाई नहीं है, ये टूटी हुई उम्मीदों की कहानी है। निवासियों ने एक आदर्श समुदाय की कल्पना की थी, एक ऐसी जगह जो बाहर की दुनिया की राजनीति और झगड़ों से ऊपर होगी। लेकिन जब उन्हें जमीनी हकीकत अपनी पुरानी सोसाइटियों से भी बदतर लगती है, तो ये उनके लिए एक गहरा आघात है। ये दिखाता है कि जब आध्यात्मिकता के वादे और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, तो दर्द बहुत गहरा होता है। और यहाँ एक और चिंताजनक बात यह है कि कॉम्प्लेक्स में अभी सिर्फ 20% से भी कम सदस्य रहते हैं। सिर्फ 20%? हाँ, और चिट्ठी खुद ये सवाल उठाती है कि जरा सोचिए, जब सभी सदस्य यहाँ रहने लगेंगे तो स्थिति कितनी बिगड़ जाएगी। ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये विवाद सिर्फ पैसों का नहीं है, ये सत्ता, नियंत्रण और सदस्यों की आवाज के सम्मान का भी है। ये एक समुदाय के चरित्र को परिभाषित करने की लड़ाई है कि वो क्या बनेगा। हाँ, क्या ये एक टॉप डाउन नियंत्रित संस्था बनेगी या एक सहभागी लोकतांत्रिक समुदाय बनेगी जहां हर सदस्य की आवाज का मूल्य हो। तो इन सब गंभीर समस्याओं और टूटे हुए भरोसे के बीच निवासी अब चाहते क्या हैं? उनका समाधान क्या है? चिट्ठी में उनकी मांगें और आगे की रणनीति बहुत साफ साफ लिखी गई हैं। उनकी मांगें बहुत तार्किक और सीधी हैं। वो कोई असंभव चीज तो नहीं मांग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहली और जरूरी मांग, हर उठाए गए बिंदु पर एक विस्तृत लिखित जवाब और सभी वित्तीय दावों को साबित करने के लिए सत्यापित दस्तावेज। पारदर्शिता। हाँ। दूसरी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर जबरन दान की प्रथा को तुरंत बंद किया जाए। तीसरी, साल 2020 से 2025 तक के सभी वित्तीय रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट्स और सदस्यों से ली गई मंजूरियों का पूरा खुलासा किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, कॉर्पस फंड में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। और ये जो कॉर्पस की भरपाई की मांग है ना, ये दिखाती है कि वे इसे सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक गंभीर वित्तीय उल्लंघन मानते हैं जिसे ठीक किया जाना जरूरी है। मतलब सिर्फ भविष्य सुधारना नहीं है। नहीं, ये अतीत की गलतियों की जवाबदेही तय करने की भी मांग है। इन मांगों के साथ उन्होंने एक पारदर्शी संचार प्रणाली बनाने की भी मांग की है। लेकिन अब बात सिर्फ मांगों तक सीमित नहीं है। अच्छा। निवासियों ने एक बहुत कड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक उनकी बातें नहीं सुनी जाती और इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए एक विशेष आम सभा की बैठक नहीं बुलाई जाती, तब तक वे नए अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंस का भुगतान रोक देंगे। अरे वाह! ये अब एक अनुरोध नहीं है, ये एक सीधी सीधी लाइन खींच दी गई है। ये क्लासिक सविनय अवज्ञा का तरीका है। भुगतान रोकना एक बहुत शक्तिशाली कदम होता है, क्योंकि ये दिखाता है कि सदस्य अब केवल अनुरोध करने वाले नहीं रहे। हाँ, और वो एक्शन लेने को तैयार हैं। बिल्कुल, वे कार्रवाई करने के लिए संगठित और तैयार हैं। ये प्रबंधन पर सीधा दबाव डालता है, क्योंकि ये उनके कैश फ्लो को प्रभावित करता है। ये प्रबंधन को एक बहुत स्पष्ट संदेश देता है कि अब वे इस मामले को और नजरअंदाज नहीं कर सकते। और चिट्ठी में एक अंतिम चेतावनी भी है। वो क्या है? अगर प्रबंधन पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने में विफल रहता है, तो सदस्य इस मामले की एक स्वतंत्र जांच की मांग ब्रह्म कुमारी संगठन के ही उच्च प्रशासनिक चैनलों के माध्यम से करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ये दिखाता है कि निवासी अभी भी संगठन के भीतर ही समाधान खोजना चाहते हैं। अभी बाहर नहीं गए हैं। हाँ, वे अभी बाहरी कानूनी एजेंसियों या मीडिया के पास नहीं जा रहे हैं। उनका संगठन की अपनी न्याय प्रणाली में अभी भी कुछ भरोसा बाकी है और वे उसे एक मौका दे रहे हैं। लेकिन ये एक चेतावनी भी है कि उनका धैर्य सीमित है और वे इस मामले को उच्चतम स्तर तक ले जाने से नहीं हिचकिचाएंगे। तो इस पूरी कहानी से क्या समझ आता है? ये सिर्फ जीजीआरसी नामक एक सोसाइटी के प्रबंधन का विवाद नहीं है। ये सिद्धांतों और व्यवहार के बीच, आध्यात्मिकता के वादे और वित्तीय हकीकत के बीच एक टकराव की कहानी है। बिल्कुल। जीजीआरसी के निवासियों ने उन बुनियादी चीजों की मांग की है जो किसी भी स्वस्थ समुदाय की नींव होती हैं: वित्तीय पारदर्शिता, लोकतांत्रिक जवाबदेही और अपनी आवाज का सम्मान। और प्रबंधन के शुरुआती वादे और उसके बाद की 1 महीने लंबी चुप्पी ने इस भरोसे की खाई को और भी गहरा कर दिया है। और ये मामला हम सभी के लिए एक जरूरी सवाल छोड़ जाता है। जब कोई संगठन ऊंचे आध्यात्मिक या नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है, तो क्या वित्तीय पारदर्शिता और प्रबंधन जैसे व्यवहारिक मामलों में उसकी जवाबदेही का स्तर अपने आप और ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए? कर्म करो ऐसे भाई, तुम पड़े न फिर पछताना।
पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना।